गाउस का नियम, इनका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिच गाउस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, किसी बंद पृष्ठ, कोई आपका बंद पृष्ठ हो, कोई बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ, इन्होंने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेशों के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है, इनके नियमानुसार इन्होंने परिभाषा दी है कि किसी बंद यानी निर्वात अथवा वायु में, इनकी परिभाषा है कि निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत या आप कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का मतलब क्यू नेट, कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, निर्वात में अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेशों तथा 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्यू नेट इंटू में 1/ε0 के। ठीक है, यानी इसके भीतर उपस्थित कुल आवेशों के 1/ε गुना होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, इसके भीतर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, तो इन आवेशों का टोटल यानी कुल आवेश, बात समझ में है, कुल आवेश यहाँ पे दिया है आपका कुल आवेश, यहाँ पे आपका है कुल आवेश। ये कुल आवेश का अर्थ होता है, कुल आवेश का अर्थ होता है आपका, अर्थ होता है कि पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग। ठीक है, पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। जैसे मान लीजिए ये दिया है, अगर इस पृष्ठ में ये प्लस है, ये माइनस है, तो मान लीजिए 4 आवेश हैं, एक प्लस है, Q1 है, -3, इसको माइनस मान लेते हैं, -Q3 है,
और तो इस प्रकार से इनका जो बीजगणितीय योग हो, टोटल आवेश हो Q1 प्लस Q2 प्लस यानी माइनस Q3 और फिर प्लस कितना हो जाएगा Q4 बराबर आपका हो जाएगा Q नेट के। ठीक है, किसी पृष्ठ के भीतर यानी कुल आवेश का अर्थ होता है कि पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग। अगर वो आवेश ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इनको जोड़ेंगे तो पूरा चिन्ह के साथ इन आवेशों को हम ले करके जोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है बीजगणितीय योग। बात समझ में? इनको सब उठा उठा करके यहाँ से चारों को ऐसे जोड़ लेंगे चिन्ह के साथ, तो इस चीज को कहते हैं बीजगणितीय योग। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है इनकी कि ये जो है गाउस का नियम, यह नियम, ठीक है, जो आपका गाउस लॉ है, गाउस नियम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। बात समझ में है? पहली कंडीशन है कुल आवेश का अर्थ होता है कि पृष्ठ के भीतर उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं उनका बीजगणितीय योग। दूसरी कंडीशन है गाउस का नियम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, तीसरी बात है जो ये गाउस लॉ होता है यानी ये जो वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर दिया है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है ये इस पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो हम क्या कह सकते हैं? अगली पॉइंट है वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान, इसका मान बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब होता है कि किसी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ हो, किसी ये जो फ्लक्स रेखाएं ये जो है फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स का मान है बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर कोई पृष्ठ ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई पृष्ठ हम ऐसा छोटा सा बना सकते हैं क्योंकि कह रहा है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कोई पृष्ठ हम ऐसा भी बना सकते हैं, बंद पृष्ठ त्रिभुजाकार। और फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी पृष्ठ को हम ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर किसी पृष्ठ को हम ऐसा भी बना सकते हैं। कोई भी आकार हम दे दें, ये फ्लक्स का मान उसके आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पर इसके लिए भी फाई, ये जो है इसके लिए जो होगा फाई का मान, इसके लिए फाई ई का मान होगा क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मान वही होगा, फाई ई का मान कितना होगा? क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट।
अगर इसके मान की बात करें तो ये भी होगा फाई ई बराबर क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान होगा उसका भी वही होगा, फाई ई बराबर क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसका जो मान होगा इसका भी होगा फाई ई बटे क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट के। बात समझ में? यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो ये फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह पृष्ठ के आकार, आकृति व आकार का मतलब किसी भी आकार का हो सकता है, आकृति, ठीक है, कोई भी आकृति हो सकती है, क्षेत्रफल बड़ा हो अथवा छोटा हो, कैसा भी हो सकता है। इन सारी बातों पर ये फ्लक्स की वैल्यू निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ये जो फ्लक्स की वैल्यू है इन सब बातों पे निर्भर नहीं करती है। तो इतना नोट कर लो। चलिए पहला क्या है, अब इसके बाद किसी बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर इस वैद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। और फिर इसके बाद अगली पॉइंट हम लिख सकते हैं, अगली पॉइंट है आपकी, इस वैद्युत फ्लक्स का मान, फाई ई का मान, जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई का मान आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, नहीं करता है, ठीक है। इस फाई ई का मान आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल लेके मान लीजिए ये कोई आपका बंद पृष्ठ है, यहाँ पर हाफ क्यू है और यहाँ पर क्या है, हाफ क्यू है, और ये वाला बड़ा सा एक है। इसी चीज को हम इन आवेशों को कई ढंग से वितरित कर सकते हैं। ये है हाफ टू और ये कितना है, हाफ टू, और ये है आपका माइनस हाफ टू। इसी चीज को हम इस तरह वितरित कर सकते हैं, इसी चीज को इस तरह, क्योंकि इसका जो फाई ई का मान होगा, फाई ई बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग, उनको चिन्ह के साथ जोड़ लेना, ठीक है। अर्थात क्यू हाफ अपान प्लस क्यू हाफ अपान कितना होगा, 2। इसको जोड़िए क्योंकि ये प्लस है, और इसको बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट, आधा और आधा मिलके 1, ये ना। तो फाई ई बराबर कितना हुई, ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इसको जोड़िए, इसका भी जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, फाई ई का मान होगा, वह क्यू हाफ होगा प्लस क्यू हाफ होगा, फिर प्लस क्यू हाफ होगा, और माइनस कितना होगा, क्यू हाफ अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। आधा आधा 1, ठीक है, क्योंकि 1 क्यू बटे 2 है, क्यू बटे 2 मतलब आधा, आधा धन आधा 1, फिर आधा, इसको हम काट सकते हैं, हाफ क्यू प्लस हाफ क्यू माइनस, और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, पूरा, अर्थात 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। यानी हम क्या कह सकते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो गाउस का नियम है, यानी वैद्युत फ्लक्स का जो मान है, बंद पृष्ठ पर आवेशों के वितरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। चाहे इसको प्लस एक प्लस दूसरा माइनस करके वितरित कीजिए, या फिर केवल प्लस प्लस करके वितरित कीजिए, है ना। तो अब इसके बाद अगला है
ठीक है। नेक्स्ट, इनका मान आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये जो फाई ई है, फाई ई का मान आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। बदमाशी बहुत कर जाते, ठीक है, नहीं करता है। आवेशों की स्थिति पे निर्भर नहीं करता है, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई आपका एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम स्थिति मतलब कहीं भी रख सकते हैं। इसको हम यहाँ रख सकते हैं, इसी गोले में, इस आवेश को, नेट आवेश को, या फिर इस आवेश को हम यहाँ रख सकते हैं, या फिर इसी आवेश को हम यहाँ रख सकते हैं। सबका मान क्या होगा? फाई इक्वल टू हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका भी फाई ई का मान कितना हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके फाई ई का मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। इन सबका फाई का मान हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी जो इस वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होता है, ये फाई ई का मान आवेशों की स्थिति, यानी आवेश इनमें गोले के अंदर अर्थात पृष्ठ के अंदर कहाँ रखा है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, इस फाई का मान, ये जो पृष्ठ होता है, पृष्ठों पर आवेशों का वितरण कैसे हुआ है, इस पर भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये फाई का जो मान है, इस पर आवेशों का वितरण किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से हो, सबका मान फाई का मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और स्थिति आवेश कैसे भी वितरित हो, कैसे भी यहाँ पे रखा गया हो, फिर भी इनका फाई ई बराबर Q नेट बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब फिर इसके बाद अगली पॉइंट है, किसी सममित वस्तु, ठीक है, लेकिन ये वस्तु कैसा हो? बंद हो, यानी बंद पृष्ठ वाला होना चाहिए। किसी सममित वस्तु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई आधे पृष्ठ पर आधा होता है। बात समझ में? आधे पृष्ठ पर क्या होता है? आधा होता है। जैसे फ्लक्स का मान, ठीक है, फ्लक्स का मान आधे पृष्ठ पे आधा होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इनका जो मान होता है आधे पृष्ठ पर अर्थात आधे पृष्ठ पर फ्लक्स का मान जो होगा फाई हाफ बटे Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। आधे पृष्ठ पर किसी सममित वस्तु हो, अर्थात कोई बंद पृष्ठ हो, उस आधे पृष्ठ पर इस वैद्युत फ्लक्स का मान आधा होगा। बात समझ में है? पूरे पृष्ठ पर फाई का मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट और आधे पे आधा। बात समझ में है ना? अगली कंडीशन इसकी हम पढ़ सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, किसी सममित वस्तु हो और उसका समान फलक हो, यदि किसी सममित
वस्तु के यन यानी सममित वस्तु, जो वस्तु है उसके यन फलक हो, यन पृष्ठ हो, फलक का मतलब पृष्ठ, ठीक है, यानी किसी सममित वस्तु के यन फलकों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई ई का मान कितना होगा, फाई ई का मान जो हो जाएगा फाई ई और फिर बटे यन इक्वल टू क्यू अपान यन एप्सिलॉन नॉट के। अभी आधे पृष्ठ की बात हो रही थी तो आधा हुआ था फ्लक्स, अब यन पृष्ठों से गुजर रहे हैं तो क्यू बाई यन होगा और इधर भी क्या हो रहा है, यन हो रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर कोई भी पृष्ठ हो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बंद पृष्ठ स्थित है, कोई बंद पृष्ठ स्थित हो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ये इसके अंदर कोई बंद पृष्ठ स्थित हो, इस प्रकार से कोई गोला है यानी बंद पृष्ठ है, ये आपका क्या है, बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, ये है आपका बंद पृष्ठ है और इसमें आवेश क्यू नेट का मान कितना है, 0 है, इसमें क्यू नेट का मान 0, अर्थात इसके अंदर कोई भी आवेश, क्योंकि गाउस का नियम जो है वह पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के योग का नियम है, ठीक है, बीजगणितीय योग का नियम, अर्थात किसी बंद पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं उनके बीजगणितीय योग से बना होता है। यदि इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश ना हो तो इनके वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। या फिर हम इस प्रकार से भी पृष्ठ बना सकते हैं, ऐसे दूसरे आकार का पृष्ठ, तो यहाँ से जो गुजरने वाला, इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इस पे इससे जो गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अर्थात यहाँ पर भी क्यू नेट का मान कितना है, 0 है, तो फाई ई का मान कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में है? ये सब कूलाम के नियम के क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। अब फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, यदि इस वैद्युत फ्लक्स जो पृष्ठ होना चाहिए वो किसी भी प्रकार का हो, अगली पॉइंट है, यदि कोई घन हो, ऐसे कोई घन हो, ये है आपका घन, और फिर यहाँ से है, ये आपका घन है, और फिर इस घन की हम रचना करते हैं, और इस घन में ये सेंटर है, घन का केंद्र है, इस पर क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। किसी घन के केंद्र पर क्यू आवेश उपस्थित हो तब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो इस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो आपका होगा फाई ई, यानी टोटल, जो वैद्युत फ्लक्स का कुल मान, इसका टोटल मान होगा, इसके अंदर जो इसका टोटल मान होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये सब आपके न्यूमेरिकल
लगाने के काम आएंगे। कुल फाई ई, ठीक है, फाई टोटल बराबर कितना हो रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। यदि फाई सतह की बात कर लें, सतह, ठीक है, इसके सतहों से, क्योंकि किसी भी घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो इसके वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। यदि जो वैद्युत फ्लक्स है इनके शीर्षों से गुजरे, शीर्षों की संख्या कितनी होती है, शीर्षों से, ठीक है, शीर्षों की संख्या जो होती है वैद्युत फ्लक्स की 8 बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, 8 बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और फिर फाई ई जो है, यहाँ पे सतह हो गया, कुल ये टोटल है, ये सतह पर है, ये शीर्ष पर है, और ये कहाँ है, कोर पर। तो कोरों पर इसकी जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो Q बटे 12 एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर आपका जो घनाभ होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, घन और घनाभ 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन यदि इस घन के केंद्र पर वैद्युत केंद्र पर आवेश स्थित हो, तो उस स्थिति में इनसे गुजरने वाला जो वैद्युत टोटल पूरे घन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। और सिर्फ किसी एक सतह से गुजरे, यानी सतहों से गुजरे, तो कितना होगा, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। और शीर्ष से गुजरे तो Q बटे एप्सिलॉन 8 होगा, क्योंकि सतहों की संख्या, किसी घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, 6, और शीर्षों की संख्या 8, और क्या नाम है, कोरों की संख्या कितनी होगी, 12, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि प्रत्येक शीर्षों की, प्रत्येक सतहों की, प्रत्येक कोरों की, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, क्रमशः 1 बटे एप्सिलॉन, Q बटे 6 एप्सिलॉन, और Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट है, और Q बटे 12 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब इनकी कंडीशन, अब हम इसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे कूलाम का, यानी गॉस का नियम की उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए, ये जो आपके थे गॉस थ्योरम के महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम की उत्पत्ति, कैसे इनके नियम की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति, इसको प्रूव करिए इनको। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक पृष्ठ, एक पृष्ठ हो, मान लीजिए ये पृष्ठ का एक खंड है ऐसे, यहाँ से ये है आपका ds, ये क्या है, s, ठीक है। ये एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल s है ना, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल का है ना, जिसका क्षेत्रफल s, और फिर यहाँ पर इसका जो घन कोण है, सॉलिड एंगल कितना है, d ओमेगा है। बात समझ में, एकर घन कोण कितना है, d ओमेगा है। अब इसके केंद्र पर, ये केंद्र है O, इस पर प्लस Q आवेश है, पृष्ठ के केंद्र पर प्लस Q आवेश है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या है, R है, ठीक है। इसकी दूरी जो है आप R है, और इस प्लस के कारण ये मान लीजिए कोई पॉइंट है P, जिस पर वैद्युत, इस प्लस के कारण इस P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, वो कितनी होगी, E, ठीक है। इस P बिंदु से, ये जो P बिंदु है, इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये वाली, वो कितना होगी, E, ठीक है।
इसकी अगर जब हम व्याख्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें पृष्ठ लेना होगा। कैसा पृष्ठ हो, ठीक है, बंद पृष्ठ। एक बंद पृष्ठ लेते हैं, इसे केंद्र पर आवेश रखा गया है और यहाँ से, क्योंकि कोई भी पृष्ठ होता है वह अनेक छोटे छोटे खंडों से मिल करके बना होता है, तो इसका एक छोटा सा भाग है ds। इस ds, ये ds जो है यहाँ पर बिंदु क्या है, P है। इस P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र है वेक्टर E है, और यहाँ से जो सदिश क्षेत्र होगा, यहाँ पर इसका जो सदिश क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे ds वेक्टर होगा, और इसके बीच का कोण कितना होगा, थीटा होगा। बात क्लियर है। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़े हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर Q बाई कितना, R स्क्वायर की, ठीक है। ये तो होता ना, वैद्युत क्षेत्र बराबर तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। अब इस छोटे से खंड से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, पूरे पृष्ठ से नहीं, इस पूरे पृष्ठ से नहीं, केवल इस छोटे से भाग से, ये जो छोटा सा हिस्सा है इस पृष्ठ का, छोटा सा टुकड़ा है, यानी ये जो हिस्सा है, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, डी फाई होगा। कितना होगा, डी फाई। लेकिन पूरे पृष्ठ से गुजरेगा तो फ्लक्स कितना होगा, फाई ई होगा। इस क्षेत्र से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, डी फाई। क्योंकि ये बड़ा सा पृष्ठ है, बड़ा सा पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा है, तो छोटे से हिस्से से थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा, डी फाई ई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू में डी एस कॉस थीटा के, ठीक है, डी एस कॉस थीटा के। तो फिर डी फाई ई इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं, ये ई की वैल्यू, मान लीजिए समीकरण नंबर कितना है, 1, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में आप इस ई का मान रखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर Q बटे R स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा के, ठीक है। हम इस ई का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डी फाई इक्वल टू, अब इस आर को आप इसके साथ ले लीजिए, ठीक है, इस आर को आप इसके साथ रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू कर लीजिए, क्यू इंटू में डी एस कॉस थीटा बटे कितना, आर स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम आगे कह सकते हैं कि जो डी फाई ई हो गया आपका, वो कितना हुआ, डी फाई ई इक्वल टू, यहाँ से बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, ठीक है। ये क्या है आपका घन कोण, किसका, ये छोटे से खंड का घन कोण है। अगर पूरे पृष्ठ की पूरे पृष्ठ का घन कोण कहें, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा और फिर बटे कितना हो रहा है, आर स्क्वायर के, इतना होता है। तो इस डी ओमेगा का जब मान हम इसमें रखेंगे, इस वाली वैल्यू में यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में
आपका हो जाएगा डी, हो गया है ना डी ओमेगा, क्योंकि हम इसका मान रखें पहले ही हमने रख दिया है यहाँ पर, इसकी यानी इतने की वैल्यू ये जो है इसके स्थान पे हमने क्या रखा है डी ओमेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है डी फाई इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चीज़ के स्थान पे हम रख सकते हैं डी ओमेगा के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाई कितना होता है आर स्क्वायर की। बात समझ में आता ना। फिर आगे अब अगर हम पूरे पृष्ठ की बात कर लें, पूरे पृष्ठ की बात कर लें, ये क्या है, ये छोटे से हिस्से से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था। अगर पूरे पृष्ठ की बात करें तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जो दोनों पक्ष हैं इसका क्या होना चाहिए, समाकलन। ठीक है, दोनों पक्षों का अगर हम समाकलन कर देंगे तो इधर भी होगा डी फाई ई और इधर भी क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर डी ओमेगा। इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए dx है तो dx का इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पर इसका गुणन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x की पावर 0 तो बराबर x की पावर 0 + 1 बटे 0 + 1 समाकलन। इसका ये फार्मूला होता है, यानी फार्मूला जो है आपका x के पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n + 1 बटे n + 1। उसी से इसका आंसर आ जाएगा कितना, x आ जाएगा। तो यहाँ से इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, फाई 0 और इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा फाई ई आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से कांस्टेंट होगा ये, यहाँ से जो ये कांस्टेंट होगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट और फिर ये कितना हो जाएगा डी ओमेगा। क्योंकि जो डी के पीछे जो शब्द होता है उसके वही शब्द उसका गुणांक होना चाहिए। अगर ओमेगा यहाँ है तो इसके सामने वाला भी ओमेगा होना चाहिए। यदि ओमेगा नहीं है तो उसको कांस्टेंट मान करके इंटीग्रेशन में उस शब्द को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्या बता रहा है, किसी पृष्ठ का जो कोई संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या बताता है, संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण। और संपूर्ण पृष्ठ का जो घनकोण होता है वो कितना होता है 4 पाई के, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितना होगा 4 पाई के। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका जो मान आएगा वह कितना होगा 4 पाई के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Q ये 4 पाई, देखिए यहाँ से ये वाला 4 पाई ये वाले 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, फाई ई इक्वल टू बच गया आपका कितना हुआ क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट की। बात समझ में आए, ठीक है। अब ये हुआ, ये प्रूफ हो गया कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। यही क्या है, गाउस का नियम है। ठीक है।